नमस्कार। हमारी मुलाकात लंबे अंतराल के बाद हो रही है। आज 15 दिसंबर है। यह एक वर्षगांठ का दिन है। किसकी वर्षगांठ का हो सकता है आप सोच रहे हों। आज के दिन जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्वक प्रहार किया था। पुस्तकालय में घुसकर, हॉस्टल में घुसकर, विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर छात्र छात्राओं को बेरहमी से मारा गया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनकी तस्वीरें हाथ हवा में उठाए हुए बाहर निकलते हुए, जैसे अपराधियों को बाहर निकाला जा रहा हो, विश्वविद्यालय से अखबारों में और टेलीविज़न चैनल्स पे दिखलाई पड़ी थी। जामिया मिलिया इस्लामिया के ये छात्र क्यों विरोध कर रहे थे और क्यों 15 दिसंबर का भारत के जीवन में एक महत्व है, इसे समझने के लिए आज के अखबार में छपी एक दूसरी खबर को पढ़ना ज़रूरी है। आज के इंडियन एक्सप्रेस के मुखपृष्ठ पर एक खबर है। यह खबर है कि 104 वर्ष के चंद्रधर दास की मृत्यु इतवार की शाम को हुई। इस खबर में कुछ भी अटपटा नहीं है, अलावा इसके कि 104 वर्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। 104 वर्ष की उम्र पाना किसी किसी के बस की ही चीज़ होता है, यह बिरले होता है। लेकिन इस खबर का जो शीर्षक है अंग्रेज़ी में, वह है 104-year-old in Assam dies a foreigner hoping CAA will solve all। 104 वर्ष के व्यक्ति विदेशी के रूप में मरा, यह उम्मीद करते हुए कि CAA उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा। CAA हर समस्या का समाधान कर देगा, यह बात आज से 1 साल पहले संसद में जब CAA पारित किया गया, तब सरकार ने दावा किया, सरकार के मंत्रियों ने दावा किया, प्रधानमंत्री ने दावा किया और गृह मंत्री ने दावा किया। प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी असम जाकर कहा कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे, बेहतर होगा हम उसे कहें भारत और पाकिस्तान के निर्माण के समय जो काम अधूरा छूट गया था, उसे CAA पूरा कर देगा। CAA में यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो लोग धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के चलते भारत आए हैं, उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी, यानी जो हक हमें हैं, जो अधिकार हमें हैं, वे सारे अधिकार उन्हें भी दे दिए जाएंगे। सहानुभूति और करुणा का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन इस बात में एक पेंच है और उसे हमें समझना चाहिए। वह यह कि CAA की पूरी चर्चा ही कब शुरू हुई। यह चर्चा शुरू हुई जब असम में एक दूसरी प्रक्रिया पूरी होने को आई। वह प्रक्रिया थी राष्ट्रीयता का रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया, जिसे NRC कहा जाता है। 2 अंग्रेज़ी के शब्द अब भारतीय भाषाओं के शब्द भी बन गए हैं। एक है CAA और दूसरा है NRC। NRC यानी एक ऐसा रजिस्टर जिसमें आप दाखिल हों तो आप भारतीय माने जाएंगे। दाखिल होने के लिए आपको ढेर सारे कागजात चाहिए। असम में आपको यह साबित करना था कि 1971 के पहले आपके पूर्वज या आप स्वयं असम में थे, आपकी जड़ें वहाँ थीं। आपको कागजात के आधार पर यह साबित करना था। लेकिन जैसे जैसे यह प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ती गई, यह दिखलाई पड़ने लगा कि लाखों लोग रजिस्टर से बाहर रह जाएंगे। अगर लाखों लोग अवैध तरीके से भारत में घुस आए हैं, तो उन्हें रजिस्टर में क्यों रहना चाहिए? यह स्वाभाविक प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में था। उन्हें तो बाहर ही रहना चाहिए। उनके लिए डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए। जो बाहर रह जाएंगे रजिस्टर के, उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। वे नागरिक नहीं रह जाएंगे। नागरिकों के का जो अधिकार उन्हें मिल रहा था, वो अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा। वे डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। वे या तो फिर साबित करें कि उनके पास कागजात हैं जिनसे उनको रजिस्टर में शामिल किया जाए, वरना वे डिटेंशन सेंटर में रहेंगे।
दूसरा कोई भाग्य उनके लिए नहीं था। प्रचार यह किया गया था, और मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी याददाश्त ताज़ा करें और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे मंत्रियों और नेताओं के भाषण याद करें। 2013 से जो भाषण लगातार दिए गए, वे क्या थे? वे ये थे कि हम चुन चुन कर घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को देश से बाहर कर देंगे। देश से बाहर करने का तरीका क्या होगा? हम एक ऐसा रजिस्टर बनाएंगे जिस रजिस्टर में हम प्रामाणिक भारतीयों को दाखिल करेंगे और घुसपैठिए उस रजिस्टर में नहीं आ पाएंगे। असम में जब यह रजिस्टर बनकर पूरा होने लगा तो मालूम पड़ा कि तकरीबन 20 लाख लोग उससे बाहर रह गए। इसमें भी क्या हर्ज है? क्योंकि जो प्रचार किया जा रहा था वह यह था कि बांग्लादेशियों को चुन चुन कर हम बाहर करेंगे, और इस कोड वर्ड का अर्थ यह था, इस कोड शब्द का या कूट भाषा में बांग्लादेशी का मतलब मुसलमान, यानी जो बाहर रहेंगे वे बांग्लादेशी हैं या मुसलमान हैं। उससे भी हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 20 लाख लगभग लोग बाहर दिखलाई पड़े, उनमें ज़्यादातर हिंदू ही थे, हिंदू बंगाली। तब भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ी कि 20 लाख लोगों में तकरीबन 14 लाख से ज़्यादा तो हिंदू बंगाली निकले। तो फिर आप बाहर करने निकले थे मुसलमानों को, ज़्यादा बाहर हो गए हिंदू, फिर आप क्या करें? तब यह कहा गया कि घबराइए नहीं, इस तरह जो बाहर हो गए हैं उन्हें अंदर लाने का एक दूसरा तरीका हम निकालते हैं। हम नागरिकता के कानून में संशोधन कर देते हैं, और संशोधन करके हम यह कहते हैं कि 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो लोग भारत आए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अब प्रश्न यह था कि असम में आपने कुछ और कह के एनआरसी शुरू किया था, लेकिन हिंदुओं को नाराज़ न करने के डर से आपने सीएए शुरू किया। लेकिन क्या यह सिर्फ इतना था? सीएए दरअसल एक सांकेतिक कदम था। सीएए में कहा गया पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो लोग भी 2014 के पहले भारत में आ गए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। सबको नहीं दी जाएगी, हिंदुओं को दी जाएगी, सिखों को, बौद्धों को, ईसाइयों को, जैन, इनको दी जाएगी, पारसियों को नहीं दी जाएगी तो मुसलमानों को। यानी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के जो बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों में एक रास्ता ऐसा है जिस पर चलकर सब आ सकते हैं। सिर्फ एक के लिए तख्ती लगी हुई है, इस रास्ते पर आप नहीं चल सकते। वह तख्ती मुसलमानों के लिए है, मुसलमान इस रास्ते पर नहीं चल सकते। यानी पहली बार भारतीय नागरिकता की परिभाषा में धार्मिक तत्व का प्रवेश कराया गया, और धार्मिक तत्व का प्रवेश कराते हुए इसे असमान बना दिया गया और विभाजनकारी बना दिया गया। कानून जानने वालों ने कहा, संविधान जानने वालों ने कहा कि आपने भारतीय नागरिकता को धर्मनिरपेक्ष नहीं रहने दिया, उसे सांप्रदायिक बना दिया। जवाब दिया गया कि हम तो सिर्फ उन लोगों के लिए यह रास्ता खोल रहे हैं जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हैं। लेकिन वो सिद्ध कैसे करेंगे? और सिर्फ इन्हीं 3 देशों के लिए क्यों? अगल बगल के दूसरे पड़ोसी देशों के लिए क्यों नहीं? यह प्रश्न किया गया। म्यांमार के लिए क्यों नहीं? भूटान के लिए क्यों नहीं? श्रीलंका के लिए क्यों नहीं? अगर आपकी करुणा और सहानुभूति इन 3 देशों में धार्मिक उत्पीड़न सह रहे लोगों के लिए है, तो श्रीलंका में धार्मिक उत्पीड़न सह रहे हिंदुओं के लिए क्यों नहीं? तमिल हिंदुओं के लिए क्यों नहीं? म्यांमार में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न सह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? आपके दूसरे बड़े पड़ोसी चीन में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न सह रहे बौद्ध, तिब्बती और वीगर मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, और उत्तर जानबूझकर नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने कहा, सीएए का सिर्फ एक सांकेतिक अर्थ था। वह सांकेतिक अर्थ यह था कि भारत में मुसलमानों को बराबर का अधिकार नहीं है। सरकार ने कहा कि यह कानून नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता लेने के लिए नहीं, और यह बात सही है।
लेकिन इस कानून से पहली बार नागरिकता की परिभाषा में ही असमानता का तत्व, विभाजनकारी तत्व घुस गया। और उसके साथ या उसके पहले एनआरसी की प्रक्रिया है। गृह मंत्री ने संसद में कहा कि हम पहले एनआरसी की प्रक्रिया पूरी करेंगे और फिर सीएए लागू करेंगे। यानी एनआरसी से हम पहले लोगों को बाहर करेंगे और बाहर जो हिंदू रह जाएंगे उनको अंदर करने के लिए हम सीएए का इस्तेमाल करेंगे। जब एनआरसी पूरा हो गया तब असम की सरकार ने कहना शुरू किया, नहीं नहीं, हम इस एनआरसी को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इस एनआरसी में तो ज़्यादा हिंदू बाहर रह गए हैं। यह प्रक्रिया, ध्यान रहे, असम सरकार ने ही की थी, भारतीय सरकार के तहत ही हुई थी, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हुई थी। और जब वो पूरी हो गई तब असम सरकार ने कहना शुरू किया, नहीं, हम इसे नहीं मानते। अभी भी वो कह रहे हैं हम इसे नहीं मानते। 1 साल तक चुप्पी के बाद, सीएए कानून के पारित होने के बाद 1 साल गुजर चुका है। सीएए कानून को प्रभावी करने के लिए जो नियम कायदे बनाए जाने चाहिए, सरकार ने अब तक नहीं बनाए हैं। बहाना ये दिया जा रहा है कि कोविड के चलते हम व्यस्त हो गए। जो लोग कोविड के चलते व्यस्तता का बहाना दे रहे हैं, वे ये नहीं बता रहे हैं कि इसी कोविड में उन्होंने बिना लोगों से बातचीत किए किसानों से संबंधित 3 कानून ला दिए। तो कोविड के चलते व्यस्तता का बहाना तो नहीं चल सकता। इसका मतलब यह है कि दरअसल सीएए और एनआरसी की बहस को जिंदा रखना एक मकसद है, और वह इसलिए कि एनआरसी पूरे देश में लागू करेंगे यह कहकर आप लगातार लोगों को यह कह रहे हैं कि हम चुन चुनकर घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, जिसका अनुवाद लोग करते हैं मुसलमानों को, हम बाहर करेंगे। और फिर आप एक दूसरी चीज़ पेश करते हैं, यह कानून है सीएए, जिससे हम मुसलमानों को बाहर छोड़ देंगे, बाकियों को ले आएंगे। यही बात थी जिसके चलते मुसलमान क्षुब्ध हुए, बेचैन हुए, परेशान हुए। और यही बात थी जिसको पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों ने समझा, जो भारतीय संविधान को समझते हैं। और वैसा समझने वालों में छात्र सबसे आगे थे। और इसी वजह से जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जादवपुर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और देश के दूसरे विश्वविद्यालय के छात्र सड़क पर निकले और उन्होंने कहा, देश की नागरिकता में यह विभाजनकारी तत्व प्रवेश नहीं कर सकता। हम नागरिकता की बराबरी की समझ को दूषित नहीं होने दे सकते। और जब वे बाहर निकले, उन पर सरकार के तरफ से पुलिस ने हमला किया। जामिया मिलिया इस्लामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो लोग 15 तारीख से 20 तारीख के बीच विरोध प्रदर्शन में निकले, उन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्बरतापूर्वक दमन किया। तकरीबन 23 लोग मारे गए, सैकड़ों गिरफ्तार हुए। आज जब हम यह बातचीत कर रहे हैं, 15 दिसंबर, वह उस संघर्ष का पहला साल पूरे होने का दिन है, पहली वर्षगांठ। हमें फिर याद करना है कि सीएए जिस विभाजनकारी विचार को ले आया था, वह विचार अभी तक हमारे भीतर है। इसलिए इस विचार से लड़ने की ज़रूरत भी है। जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र जिन्होंने संघर्ष की शुरुआत की थी, उनमें से कई जेल में हैं। उन पर यूएपीए लगा दिया गया है, जो दहशतगर्दी से लड़ने के लिए बनाया गया कानून है, और उसके चलते वे जेल में रहने को अभिशप्त हैं। उन्हें दहशतगर्द कहा जा रहा है क्योंकि उन पर यूएपीए का कानून लागू कर दिया गया है। तो आज जब हम ये बात कर रहे हैं, हम ध्यान रखें कि हमारे इन नौजवानों ने समानता के विचार को ज़िंदा रखने के लिए संघर्ष शुरू किया था। 15 दिसंबर 2020 को हम 15 दिसंबर 2019 की याद करें। हम याद करें कि आज यहाँ बातचीत करते समय हमारे चारों तरफ संघर्षकारी इकट्ठा हैं। फिर से सिंघू, टिकरी, जयपुर, गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की सीमाओं पर ये किसान हैं। इन किसानों पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये विभाजनकारी हैं, इनमें विभाजनकारी हैं। ये अपने अधिकार की बात कर रहे हैं,
लेकिन छात्र सिर्फ अपने अधिकार की बात नहीं कर रहे थे, वे पूरे भारत में समानता के विचार को जिंदा रखने की बात कर रहे थे। और वे छात्र आज किसानों के इस आंदोलन के साथ हैं। तो आज हम फिर से उस संघर्ष को याद करें, समानता के उस विचार को याद करें और ये सोचें कि क्या CAA जैसे कानून की भारत में कोई जगह है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।